स्वागत है सेकंड पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्लास 8th। तो गाइस पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था सिलेक्शन ऑफ सीड्स के बारे में कि सीड्स कैसे चूज़ किए जाते हैं। इसकी पहेली की मम्मी ने क्या किया था, पानी में कुछ बीज डाले जो ख़राब थे वो ऊपर उठ आए। हमने यही पढ़ लिया था कि आखिर वो ऊपर क्यों उठ के आए, क्योंकि वो खाली हो चुके थे अंदर से। देखो यहाँ देख सकते हो ना, क्योंकि वो खाली थे अंदर से, खोखले हो चुके थे ख़राब होने के कारण। देखो ये कलर ना अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कलर चेंज करता हूँ। ये सही है। ये एक अच्छा तरीका है वैसे। मतलब जैसे एक बकेट लो, बकेट का कोई भी एक बर्तन लो, उसमें कुछ सड़े गले अच्छे बीज डाल दो। जो बुरे वाले बीज होंगे ना, जो ख़राब होंगे, वो तो ऊपर आ जाएंगे, और जो अच्छे बीज होंगे वो नीचे बैठे रहेंगे। हाँ, तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने ट्रेडिशनल टूल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? पुराने ज़माने का, मतलब पुराने टाइप का, जो काफ़ी टाइम से चल रहा हो। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक ए फनल फिगर 1.2। अच्छा, 1.2 फिगर पे चलते हैं। तो पहले जो बीज बोए जाते थे ना, वो ऐसी एक कुप्पी सी दिख रही है ना, ये कुप्पी, इसके अंदर छोटे छोटे बीज डाले जाते थे, और वो ऐसे ही ये जोतते जा रहे हैं। इसमें गड्ढे से में सीड अपने आप जाते जाते थे, इसमें डाल दो, अपने आप सीड चले जाएंगे। Passed through 2 or 3 pipes having sharp ends, these end burst into the soil and place seeds there। जैसे मैंने बताया, यहाँ के ये जो एक फनल जैसी एक शेप है, इसमें बहुत पैने, इसका जो यहाँ का छेद है, ये सीधे ज़मीन के अंदर बीजों को भरता चलेगा। इसके अंदर बीज ऊपर से डालो, यहाँ से बीज डालो, और यहाँ से अंदर घुस जाएंगे ज़मीन के अंदर बीज। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब दूसरा क्या है? सीड ड्रिल। नाउ डेज सीड ड्रिल फिगर 1.2 हमारा ये सीड ड्रिल है। फिगर 1.2 में सीड ड्रिल नाउ दिस इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। आजकल क्या है, आजकल सीड ड्रिल को यूज़ किया जाता है। इसमें कैसा होता है हम आगे पढ़ेंगे। दिस सोज द सीड्स एंड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। It ensures the seed gets converted by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a drill seed same time and labor. इसमें क्या होता है, इससे ना इतने हिस्से की जो रुको, ये कुछ और ही हो गया। इतने हिस्से की जो मट्टी होती है ना, वो उखाड़ लेते हैं, फिर उसमें बीज भर देते हैं। हल्की सी आगे बढ़ा के यहाँ पे बीज भर देते हैं। फिर उसके बाद अपने आप ही, और उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो देखो टाइम बहुत बच जाएगा, हमारी लेबर बच जाएगी, जो हमें इतना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा इस काम में, वो बच जाएगा हमारा टाइम। और इसमें जो इक्वल डिस्टेंस पे सीड लगते हैं, देखो ये दिख रहा है ना, इतना हर जगह इतना इतना डिस्टेंस है, ये इतनी दूर, ये इतनी दूर, हर जगह सेम डिस्टेंस है। हाँ, अब नीचे आते हैं। बूझो बूझो मेल कैरेक्टर बूझो, जिसके हुई फिर से खुजली, इसको फिर कुछ पूछना है। There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? देखो इसने पूछा है, इसके घर के पास एक नर्सरी। नर्सरी का मतलब क्या होता है? नर्सरी क्लास नहीं, नर्सरी मतलब एक छोटा सा, बहुत छोटा लेवल का बगीचा, ऐसे लगी होती है उसमें क्यारी सी, उसमें ना छोटे छोटे पौधे उगाए होते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं? नर्सरी। उसमें अलग अलग तरीके के प्लांट्स उगाए जाते हैं एक छोटे लेवल पे। तो इसने कहा है कि आखिर उन्हें छोटे बैग्स में क्यों रखा जाता है? तो इसमें लिखा हुआ है, इसने पहेली ने इसका रिप्लाई दिया है। सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are grown in the nursery. इसने बताया जैसे कि पैडी, जो हमारा धान होता है, वो सीधे खेतों में नहीं उगाया जाता, पहले थोड़ा थोड़ा नर्सरी में उगाया जाता है, थोड़ा छोटे लेवल पे। तब वो छोटे ऐसे घास जैसे छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, तब उसको पानी में गलाया जाता है, मतलब उसकी अच्छे से सोइंग की जाती है। तो यानी कि इससे पहले वो नर्सरीज में ही उगाए जाते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. सीड्स के बीच में एक पार्टिकुलर एक डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, एक इतना दूर, एक इतना दूर, एक इतना दूर, ऐसे। नहीं तो अगर बाद में जब ये उगेगी ना, तो अब मान लो इतने इतने दूर हैं, तो यहीं यहीं उगाएंगे दूर दूर ऐसे। अगर पास में है तो ऐसे यहाँ से होंगे ना, तो एक दूसरे में घुस जाएंगे सारे पेड़, एक दूसरे में सारे पेड़ घुस जाएंगे।
हाँ, सफिशिएंट सनलाइट न्यूट्रिएंट। और देखो अगर वैसे तो कोई ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, पास में सब उग गए, तो इसमें सबसे मेन दिक्कत क्या होगी, सनलाइट है वो नहीं पहुंच पाएगी समूह के पास। तो कि मान लो ये एक छोटा प्लांट है, ये एक बड़ा प्लांट है। अब यहाँ तो सनलाइट आ रही है दूसरे बड़े वाले पे, अब बड़े वाले ने छोटे की सनलाइट ढक ली, यहाँ से आ रही है, बड़े वाले ने मम्मी गेट रोक ली। तो इसीलिए एक दूरी पर बनाना ज़रूरी है इनको। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्टिलाइज़र और मैन्योर लगाना। फर्टिलाइज़र खाद, समझ रहे हो ना, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखो वैसे तो हमारी क्रॉप आसानी से उग जाती है, पर अगर हमें उसे जल्दी और अच्छे तरीके से उगाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैन्योर डाल सकते हैं, फर्टिलाइजर। मैन्योर क्या होता है, खाद, क्योंकि सड़े हुए प्लांट से मिलती है, गोबर से मिलती है। फर्टिलाइजर क्या होता है, केमिकल से बने हुए सब्सटेंसेस जो कि हमारी ग्रोथ में बहुत काम आते हैं, उनसे काफ़ी जल्दी ग्रोथ होती है। अब ये बूजो ने फिर से क्वेश्चन किया, आई सॉ ए हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन ए फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, व्हाई डू द सेम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। उसने कहा है कि मैंने एक जगह पे प्लांट्स उगते हुए देखे, वहाँ पे कुछ प्लांट्स तो अच्छी तरीके से उग रहे थे और कुछ थोड़े सड़े गले से। तो आखिर ऐसा क्यों, तो उसमें नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है। सो पहली ने आंसर नहीं दिया, इस बार सीधा आंसर लिखा हुआ है, soil supplies mineral nutrient to the crop plants, these nutrients are essential for the growth of plants in certain। इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्रॉप, जो हमारी मट्टी होती है सॉइल, वो क्या करती है, हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देती है। अब ऐसा क्या होता है, कहीं कहीं तो मिनरल्स कम होते हैं, कहीं कहीं मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। अगर ज़्यादा मिनरल्स होंगे अच्छे से अच्छी मात्रा में तो प्लांट जल्दी और अच्छे से उगेगा, कहीं मिनरल कम है तो हमारा प्लांट थोड़ा बेकार तरीके से उगेगा। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। हाँ देखो, अगर हम ना एक पार्टिकुलर मिट्टी पे बार बार प्लांट उगाएंगे बिना किसी ब्रेक के, मतलब बिना रोके हम धड़ल्ले से उगाए जा रहे हैं, एक बार एक क्रॉप कट गई फिर उगा दी उसी जगह पे, मतलब कोई बिना ब्रेक लिए, तो ये तरीका गलत है। इससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल है उसके सारे मिनरल्स और उसके मिनरल इकट्ठा करने की ताकत, न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा करने की ताकत वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, उसमें मैन्योर डालना पड़ता है ताकि वो उसकी जो सॉइल है वो अपनी ताकत फिर से वापस ला सके। इस प्रोसेस को कहते हैं मैन्योरिंग। अब मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। मैंने जैसे बताया मैन्योर क्या होता है, सड़े हुए प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से बना हुआ प्रोडक्ट हमारा मैन्योर कहलाता है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ टू डिकम्पोज। फार्मर क्या करते हैं, अपने एनिमल्स को खुला छोड़ देते हैं ग्राउंड्स में, वहाँ पे वो क्या करते हैं, अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं और जो प्लांट सड़ जाते हैं उनको एक खुली जगह में रख लेते हैं ताकि वो उससे डिकम्पोज, मतलब सड़ता रहे। जितना अच्छे से वो सड़ जाता है तो वो उतने अच्छे से काम करता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी कुछ है सबके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ही बचे रहते हैं, बाकी सब सड़ जाता है, बेकार हो जाता है। जैसा कि हमने 7th क्लास में पढ़ा है वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ रखा है ना पिछली क्लास में। वैसे बता दूं वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट को सड़ने को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, जिसे हम बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये हमें नहीं पढ़नी है एक्टिविटी, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं यहाँ से। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर मैंने बताया ना, एक मैन्योर होता है, एक फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें पता है, पर मैं बता दूं वैसे ही, मैन्योर से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, NPK एटसेट्रा। अब देखो ये जो होते हैं ना ये हमारा मैन्योर जो है वो तो बाहर बन जाता है खेतों में, और जो फर्टिलाइजर होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं कुछ केमिकल से, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, इसमें Na3 होता है, मतलब 9th 10th में पढ़ लोगे क्या क्या होता है इसमें, ये सब डाला जाता है। और नीचे बढ़ते हैं, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी, मेज। फर्टिलाइजर से क्या होता है, हमारी जो क्रॉप है वो थोड़ा अच्छे से और तेज़ी से ग्रो करने लग जाती है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर हम फर्टिलाइजर का यूज़ हद से ज़्यादा करेंगे तो हमारी जो सॉइल है उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वो ख़राब हो जाएंगे,
फिर वो पूरी तरीके से फर्टिलाइज़र के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइज़र से भी क्या हो रहा है, हमारे जो पानी है वो गंदा हो रहा है, क्योंकि ये केमिकल्स हैं और ये पानी में मिलेंगे तो ये हमारे पानी को गंदा कर देंगे, ख़राब कर देंगे। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizer organic manure. तो आखिर इस चीज़ से बचने के लिए हमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर दोनों का इस्तेमाल एक पार्टिकुलर मात्रा में करना चाहिए, एक बराबर हिस्से में, ताकि हमें आसानी हो। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर। मैन्योर से क्या होता है, हमारी जो सॉइल है ना वो बेकार नहीं होती, और पहले से और अच्छी हो जाती है। फर्टिलाइज़र से उसकी क्वालिटी थोड़ी बेकार हो जाती है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग क्रॉप रोटेशन। हाँ, अब देखो, ताकि सॉइल अपनी वो ना खोए न्यूट्रिएंट की पावर, उसके लिए हमें एक और प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, इसके बारे में हम अब नीचे पढ़ेंगे। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। एक ही जगह पे अलग अलग तरीके की क्रॉप उगाने से, एक ही जगह पे अलग अलग तरीके की क्रॉप उगाने को कहते हैं हम क्रॉप रोटेशन। अर्लियर फार्मर इन द नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो legumes of fodder in one season, wheat in the next season। इसलिए फार्मर क्या करते हैं, पहले लेग्यूम्स उगा लेंगे अपने। लेग्यूम्स मतलब छोटी छोटी फसलें, ताकि वो अपने एनिमल्स को खिला सकें, और अगले सीजन में वो व्हीट उगा लेंगे। उससे क्या होगा, हमारी जो वो है ना फर्टिलिटी, वो कम नहीं होगी, उल्टा बढ़ जाएगी, और हमारी जो नेक्स्ट क्रॉप होगी वो और अच्छे तरीके से होगी। दिस हेल्प इन द रिपेयर। तो इससे हमें अपनी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में आसानी होती है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना, मान लो ये हमारा प्लांट है, इसकी रूट्स होंगी नीचे, अब यहाँ पर रूट्स पे ना एक छोटे छोटे चिपके होते हैं, इतने बड़े नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ये उसके रूट्स के ऊपर चिपके होते हैं। ये करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है ना, उसे फिक्स करते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है, तो वो उन्हें डायरेक्टली तो ले नहीं सकते, तो वो कैसे लेते हैं, लेगुमिनस प्लांट के रूप में। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट, इस टेबल को ज़रूर याद कर लेना, ये टेबल बहुत काम आएगी तुम्हारे, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या लिखा हुआ है, फर्टिलाइजर मैन मेड और इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर क्या होता है, एक मैन मेड केमिकल होता है, और मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, जो कैसे बनता है, कैटल डंग, गाय के गोबर और प्लांट्स, सड़े हुए प्लांट्स से। और दूसरा, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, और मैन्योर फील्ड्स में बनाया जाता है। फर्टिलाइजर जो होता है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता नहीं है, पर मैन्योर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। फर्टिलाइजर में जो मेन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है वो अच्छी होती है, और मैन्योर में थोड़ी कम होती है। अब मैन्योर के एडवांटेजेस, मैन्योर लगाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर कंज्यूम बेटर देन फर्टिलाइजर्स। और मैन्योर को फर्टिलाइज़र से अच्छा कहा गया है, जबकि फर्टिलाइज़र से हमारी जो क्रॉप होती है वो अच्छी होती है, पर इसके कारण क्या है, एक तो हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, और जो मैन्योर है उससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल है ना वो पानी काफ़ी अच्छे से पकड़ सकती है। ये नहीं है कि नेक्स्ट दिन में गल जाए, सड़ जाए। सॉइल की हमारी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, सॉइल में छोटे छोटे गड्ढे बना देती है, अंदर छोटे छोटे छेद, जिससे वो गैस का एक्सचेंज होता रहे, गैस अंदर बाहर हो सकें। और इसके अंदर केंचुए भी बहुत सारे उगा देते। केंचुए मैंने बताया था ना, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स केंचुए, अर्थवर्म्स, उसकी मात्रा बढ़ा देती है। और जो सॉइल है, हमारी मिट्टी है, उसकी टेक्सचर, उसका दिखने का तरीका भी अच्छा कर देती है। इरिगेशन, अब इरिगेशन क्या होता है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे। पौधों को पानी लगाने को इरिगेशन कहते हैं, इसके बारे में हम ब्रीफ में नीचे पढ़ रहे हैं। नोट irrigation, all living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearly 90% पानी। अच्छा, ऑल लिविंग, हम सभी को पानी की ज़रूरत है, हम जितने भी लिविंग बींग्स हैं हम सभी को पानी की ज़रूरत है। और इसमें जैसे कि प्लांट्स भी लिविंग बींग है, तो उनको भी पानी की ज़रूरत है। तो प्लांट्स को कैसे पानी दिया जाता है, प्लांट कैसे पानी लेते हैं, प्लांट पानी लेते हैं अपनी रूट्स से, अपनी जड़ों से। जैसे प्लांट्स मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स लेते हैं ना, उस वैसे ही प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है। प्लांट्स में पता है 90% तक पानी होता है,
90% पानी पानी होता है प्लांट्स में। वाटर इज एसेंशियल। तो वाटर इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पानी के ये सूखा पड़ जाएगा और ये अपने अंदर वो नहीं उगा सकता, फूल नहीं उगा सकता, अपने अंदर फ्रूट्स नहीं उगा सकता। न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचते हैं? सीधे सूखे सूखे तो जान सकते, तो पहले पानी में डिजोल्व होते हैं, फिर उसके ऊपर तक पहुंचते हैं। इसके अंदर कुछ वेसल्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, जिससे वो ऊपर पहुंचता है पानी। प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रॉस्ट एंड, पानी से हमारा जो प्लांट होता है, ट्री होता है, वो गर्मी से बच जाता है, ताकि वो गर्म ना पड़े, गर्म होकर सूख के टूट ना जाए या ज़्यादा ठंडा ना हो जाए। तो इसके लिए अपनी उसके अंदर की नमी बनाने के लिए पानी अच्छे से लगाना ज़रूरी है, अच्छे से इरिगेट करना। इरिगेशन मतलब प्लांट्स को पानी लगाना है। यहाँ स्मॉल डेफिनेशन लिखी हुई है, द सप्लाई ऑफ वाटर क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। देखो, हर क्रॉप के लिए अलग अलग तरीके से पानी लगाया जाता है। सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन, हर सीजन के हिसाब से लगाया जाता है। सॉइल के हिसाब से, सॉइल कैसी है, सॉइल भी अलग अलग तरीके की होती हैं, एल्यूवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, और भी बहुत तरीके की सॉइल होती हैं। इन समर देखो, गर्मियों में जो क्रॉप उगाई जाती है उसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी जल्दी सूख जाता है, एवापोरेट काफ़ी जल्दी हो जाता है। अब इस बूझो द खुजली वाला, इसके फिर से खुजली हो रही है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। इस बार इसको बड़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि इसमें पिछली बार इसने लापरवाही में अपने पौधों को पानी लगाया और वो मर गए बेचारे, लापरवाह आदमी। अब क्या फ़ायदा सिर खुजाने का? देखो देखो, सिर खुजा रहा अपना, पागल आदमी। सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन कैसे लगाया जाए? देखो, वेल्स, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, ये सब हमारे एग्जाम्पल। वेल मतलब कुआं, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल सुना है ना नाम, ट्यूबवेल जिसे कहते हैं, वही ट्यूबवेल। पॉन्ड्स, लेक्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं। देखो, पहले एस लगाया जाता था, ये पहला तरीका। मोट, इसमें क्या होता था, वेल्स, कुओं के अंदर से पानी निकाला जाता था और डाला जाता था। ट्रेडिशनल, पहले कैसे लगाया जाता था, पहले का लिखा हुआ है मोट पुली सिस्टम, ये वाला मोट है, ये मोट सिस्टम है। नीचे चलते हैं, ये चेन पंप, इसमें क्या होता था, ये रस्सी से खींची आती थी, तो ये इसके अंदर से पानी घूम के आता था, फिर यहाँ से पानी यहाँ बह जाता था। ये देखली मोट जैसा ही है। इसमें बस ये है, इसमें पुली नहीं है। ऊपर देखो, यहाँ ऊपर पुली है, यहाँ पुली मतलब ये वाला व्हील। और नीचे देखोगे, यहाँ पे ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा, इससे हो रहा है। और ये एक और तरीका है, ये थोड़ा अंदर का है, इसके अंदर का व्यवस्था है, इसे हम नहीं देखेंगे ज़्यादा गौर से। और आजकल क्या है, आजकल पंप यूज़ की जाती हैं, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी चलने वाली। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन आजकल कैसे किया जा रहा है, स्प्रिंकलर सिस्टम। देखो, स्प्रिंकलर सिस्टम, इसमें क्या होता है, ये एक पंप है, ये इसके अंदर से पानी खींचेगी कुएं के अंदर से, और इस पाइप से छोटे छोटे यहाँ से होते हुए छींटों की तरह यहाँ से पानी निकलता है हर जगह। तो ये इक्वल पार्ट्स में पानी डिवाइड कर देती है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल, ये हर जगह काम करता था ये वाला सिस्टम, क्योंकि इसमें ये हट भी जाता है उठा के। वैसे ये काफ़ी बढ़िया व्यवस्था है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ से एक पंप है, मैंने बताया भी, पंप, ये मोटर, जिससे ये पानी अंदर से खींचेगी इस पाइप में से, और ये हर जगह पानी डिवाइड कर देगी। इसके बारे में तुम खुद भी लिख सकते हो ओन, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा हमारा ड्रिप सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा पानी थोड़ा बिल्कुल सीधे ही चलता चला जाता है। ऊपर तो ये था कि ऊपर नोज़ल लगी हुई थी, इसमें से पानी निकल रहा था, छोटी छोटी नोज़ल। इसमें नीचे वाले में बिना किसी चीज़ के, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सीधे इस पाइप से सीधे ज़मीन के अंदर पानी जाएगा, जो हर प्लांट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, समझे। प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, वीड्स क्या होते हैं, जैसे ये बथुआ, नाम सुना है ना, बथुआ, वो हमारा क्रॉप के पास अपने आप ही उग जाता है। कुछ क्रॉप्स के पास कुछ अनइवन प्लांट्स जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो भी खुद उग जाते हैं, उनको कहते हैं वीड्स। यहाँ पे हमने कुछ और उगाया, बगल में छोटी छोटी घास उग रही है, इससे देखो घाटे ही बहुत सारे हैं। जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है, काफ़ी हद तक यही फर्टिलिटी खा जाएगा हमारी सॉइल की। अब बूझो पहली एक बार वीट के फील्ड में गए, उन्होंने देखा कुछ और भी प्लांट्स उग रहे हैं वीट के साथ। अब बूझो भैया कि फिर खुजली होती है,
हाउ दीज अदर प्लांट्स बीइंग प्लांटेड पर्पसली, ये अपने आप कैसे उग गए। तो ये अपने आप ही उग जाते हैं सीधे सीधे। तो इसकी स्मॉल डेफिनेशन है, द अनडिजायरेबल प्लांट्स आर वीड्स नेचुरली ग्रोइंग, ये अपने आप उगाते हैं। द रिमूवल सीड्स कॉल्ड वीडिंग। अब इन वाले वीड्स, इन प्लांट्स को हटाने को कहते हैं वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है। देख लो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये हमारी उसकी न्यूट्रिशन घटा देता है, जगह बहुत घेरता है, लाइट हमारी सनलाइट रोक देता है, और ये हमारी क्रॉप की ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है। और ये पता है बहुत से वीड्स तो पॉइजनस, जहरीले होते हैं, जिससे एनिमल्स को नुकसान पहुंच सकता है, ह्यूमन बींग्स को भी। फार्मर्स अबाउट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स। वीड्स को हटाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हाथों से हटाओ, हाथों से उखाड़ उखाड़ के, या फिर वीडीसाइड। वीडीसाइड कुछ दवाई होती है जिससे क्या होता है, वीड्स मर जाते हैं। वीड्स का सीड होता है वो खराब हो जाता है, जिससे वो केवल वीड पे ही असर करता है, हमारी क्रॉप पे असर नहीं करता इतना। वीड्स उससे खराब हो जाते हैं। देख लो ये नाम लिखा हुआ, और जो हटाने वाली दवाई होती है उसका नाम होता है वीडीसाइड्स। अब उसका ये ध्यान रखना, एक नाम पूछा सकता है 2,4-D, नाम याद रखना। As already mentioned, do weedicides have any person handling the weedicides पेयर। क्या वीडिसाइड से जो आदमी वीडिसाइड फैला रहा है, ये आदमी जो बंदा वीड फैला रहा है, क्या इस पर भी कोई फर्क पड़ेगा। एज ऑलरेडी मेंशन द वीडिसाइड ग्रोथ और फ्लावरिंग। देखो इससे ना स्प्रिंग में, और इसमें फार्मर की हेल्थ पे अफेक्ट पड़ सकता है अगर उसको छुलेगा तो, इसलिए उनको केयरफुली। देखो यहाँ देखो नाक पे मास्क लगा रखा है, वैसे तो ग्लव भी पहन के लगाते हैं इस पर। हाँ, नाक और मुंह बंद करके रखते हैं लोग। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग हमारा लास्ट स्टेप। हार्वेस्टिंग यानी कि हमारी जो फसल हमने उगाई है उसे काटना। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसे काटने को कहते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट ऑफ कट थ्रू इट यूजुअली टेक 3 to 4 months। 3 से 4 महीने में हमारी जैसे सीरियल क्रॉप होती है वो बड़ी हो जाती है, उसके बाद हमें काटना होता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्रीज आर डन, या फिर तो हाथ से काट लो, या फिर हार्वेस्टर मशीन आने लग गई हैं अब तो, उनसे काट लो। ये हार्वेस्टर, ये हमारी ये फसल को इस कंबाइन, ये हाथ के हाथ साफ भी करता चलता है और काटता भी चलता है। नीचे आ जाओ। थ्रेशिंग हमारा दूसरा है। देखो जैसे मान लो गेहूं, गेहूं के ऊपर ना कुछ, अगर गेहूं की हमने फसल निकाली तो उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे अलग से पंख जैसे होते हैं, मतलब जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उसे हटाने के लिए उस सिस्टम को कहते हैं थ्रेशिंग। उन चीज़ों को हटाने के लिए कहते हैं थ्रेशिंग। अब देखो ये एक सिंगल वो है, इससे क्या होता है, सिंगल मशीन है जिससे हमारी फसल भी निकल आती है और वो हाथ के साफ भी करते चलता है। हार्वेस्टिंग के बाद देखो ये, इसमें ना थ्रेशिंग होती है, इसमें वो हटाए जाते हैं। विनोइंग मशीन, इसमें से वो निकाले जाते हैं पंख से जो होते हैं, जो कि हमें ज़रूरत नहीं होती है, और निकालने के बाद उन्हें जला दिया जाता है। विनोइंग। अब यहाँ स्टोरेज, हमारा आखिरी स्टेप, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस। स्टोरेज मतलब जो हमने फसल काटी उसे एक जगह इकट्ठा करके रखना। इकट्ठा करके रखना मतलब इकट्ठा तो यूँ तो कर नहीं सकते, एक रूम में भर दिया, उन्हें अच्छे से बग्गनी बैग्स, ग्रेन बैग्स के अंदर रखा जाता है। बोरी होती है ना, बोरी के अंदर, ताकि वो इंसेक्ट्स ना खाएं उसे, रैट ना खाएं। और उनमें मॉइस्चर आ गई तो वो सड़ जाएगा। तुमने देखा होगा अगर गेहूँ गीला हो जाता है तो काफ़ी जल्दी सड़ भी जाता है, जो कि हमारे कंजप्शन, अगर हम उसे खाएंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो इसके लिए हमें अच्छी जगह पे रखना पड़ता है, ऐसे बड़े बड़े स्टोरेज, इन चीज़ों को कहते हैं स्टोरेज। इतनी बड़ी बड़ी जगह हैं, इनको स्टोरेज कहते हैं। फार्मर्स टू ग्रेन्स, जूट बैग्स में रखी जाती है, या फिर मेटेलिक बिन्स, या फिर लोहे के ड्रामों में रखी जाती है। ड्रम होते हैं ड्रम्स, उसमें रखी जाती है। बड़े स्तर पर किया जाता है, इसको कहते हैं हम ग्रेनरीज या सिलोज। इस काम को बड़े स्तर पर करने को कहते हैं ग्रेन या सिलोज। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन, फूड ग्रेन। देखो अगर हम अपने जैसे घर में गेहूँ रखते हैं, उसके अंदर हम नीम के पत्ते डाल देंगे ना, नीम की पत्तियाँ, तो उससे उसके अंदर कीड़े नहीं होते, इससे ही बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। पर अगर हम बड़े स्तर पर करेंगे तो कब तक नीम की पत्ते डालेंगे, इसलिए ना इस हिसाब से रखा जाता है। और यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है सिमिलरली एनिमल। देखो जैसे प्लांट्स उगाए जाते हैं ना, ऐसी एनिमल्स की भी रियरिंग होती है अपने घर पे। जैसे गाय भैंस होती है ना,
उनको घर पे रखना पालना अपने कॉमर्शियल वे में, जैसे हमें अगर पैसा कमाना है दूध बेच के, उस हिसाब से इस चीज़ को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। पेड़ पौधे तो प्लांटिंग के हो गए, क्रॉप प्रोडक्शन, और प्लांट्स को घर में ऐसे पालना, ये सब करना एनिमल हस्बेंड्री। अगर तुमने घर में कुत्ता पाल रखा है उसे तुम एनिमल हस्बेंड्री नहीं कहोगे। और अगर बड़े स्तर पे जैसे मान लो वो रखी जाती हैं हैंस अंडे वगैरह के लिए, कॉमर्शियल वे में रखना है पैसे कमाने के लिए, तो उसे कहेंगे हम एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं अब अगले चैप्टर में, इसके लिए बने रहिए चैनल पे।